अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट क्लास 8 एसएसटी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट क्लास 8 की एसएसटी की बुक है ये। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसका कंटेंट दिखा देते हैं और PA2 का सिलेबस बता देते हैं जो आपके PA2 में चैप्टर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको ये मार्क करा रखा है कि आपके PA2 में क्या क्या आएगा। तो यहाँ देखिए हिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं। हिस्ट्री में देखिए आपके 2 चैप्टर हैं। कौन कौन से? एक है PA2 में आपकी हिस्ट्री में कितने हैं? 2 हैं। एक चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 हमने एक पार्ट में किया था, पार्ट नंबर 8, और फिर हिस्ट्री का ऐसे चैप्टर नंबर 7 भी हमने ये 2 पार्ट में किया था, पार्ट नंबर 9 और 10। ठीक है, ये 3 पार्ट में ओवरऑल टोटल हमारा कंप्लीट हुआ है चैप्टर 6 और 7। तो हिस्ट्री का तो PA2 का कंप्लीट है हमारा। उसके बाद आ जाते हैं हम जियोग्राफी पे। तो जियोग्राफी में हमने बताया था सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही चैप्टर है जो कि हमने पार्ट नंबर 7 और 8 में कराया था। चैप्टर नंबर कौन सा है? 4। सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 4 ही आपका PA2 में आ रहा है जियोग्राफी के अंदर, यानी जियोग्राफी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर है। फिर सिविक्स में हमने आपको बताया था कि सिविक्स में आपको चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 करना है। कौन कौन सा? चैप्टर 5 और 6। चैप्टर 5 हमने कंप्लीट कर रखा है, इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग लॉज। पार्ट नंबर 5 और 6 यानी इसे हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया था। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 6 द जुडिशरी। क्या? द जुडिशरी। ये हमारा द जुडिशरी हमारा ये पार्ट नंबर 7 में स्टार्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 6 आज हम कंप्लीट करेंगे पेज नंबर 178 पर। बाकी हिस्ट्री का आपका सिलेबस कंप्लीट है PA2 का, जियोग्राफी का कंप्लीट है, सिविक्स में एक चैप्टर बाकी रह गया ही, यही हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है द जुडिशरी। तो पेज नंबर 178 पर ये आपका चैप्टर है, इसे पेज नंबर 178 ओपन कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 178 ओपन कर लिए। पेज नंबर 178 ओपन करिए और ये है हमारा चैप्टर नंबर 6 द जुडिशरी। क्या? द जुडिशरी। हमारा पार्ट कौन सा है बच्चों? अभी हमने इससे पहले बताया था आपको, इससे पहले वाले जो चैप्टर हैं हमारे, इससे पहले वाले चैप्टर नंबर 5 जो है ये हमारे 2 पार्ट में हुए हैं। यानी चैप्टर नंबर 5 हमारा पार्ट 5 में हुआ है और इसमें फिर पार्ट 6 में हुआ है। ठीक है, तो यानी ये 2 पार्ट में कंप्लीट हो गया हमारा टोटल। तो चैप्टर नंबर 6 हमारा किस में होगा? पार्ट नंबर 7। किस में? अभी हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कंटेंट में भी कि ये आपका पार्ट नंबर 7 में स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 7 में स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पर हमने अभी आपको दिखाया, ये देखिए द जुडिशरी पार्ट नंबर 7 में स्टार्ट होगा। अब वो देखा जाएगा कि आपके पार्ट नंबर 8 में ख़त्म होता है या पार्ट नंबर 7 में ही ख़त्म होता है, वो तो चैप्टर के ऊपर है कि वो कितना बड़ा चैप्टर है। तो आपको यहाँ लिखना है, आपको यहाँ पर अभी तो पार्ट नंबर 7 लिख लेना है क्योंकि हमारा पार्ट नंबर 7 है यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पार्ट नंबर 7 लिख लिए और यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है। डेट किस दिन की लिखनी है? आपको यहाँ पे आपको जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर है हमारा चैप्टर 6 द जुडिशरी। 1 बाय 1 हम इसे पढ़ेंगे। जुडिशरी होता क्या है, काम क्या है, फंक्शन क्या है, इसका सब इसमें आराम एक एक करके पढ़ेंगे। वैसे हमने जुडिशरी पढ़ा है, एग्जीक्यूटिव पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन हमने पिछली बार जब हमने पिछले चैप्टर्स में 3-4, इससे अगर हम 1-2 चैप्टर पीछे जाएंगे तो उसमें हमने इसकी अलग अलग डेफिनेशंस पढ़ी थी, मगर अब इसमें पूरा चैप्टर है, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे हम इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड में देखिए यहाँ पर फर्स्ट लाइन, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि बच्चों हमें पता है इंडिया जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट कर चुकी है, मतलब इंडिया ने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कैसी है? फेडरल है। बट इट हैज़ एन इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, मगर उसका जो है एक क्या है? जुडिशरी का एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है। जो इंडिया है, हमारा जो कंट्री इंडिया है, उसने जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रखी है, मगर उसका जो जुडिशरी का स्ट्रक्चर है वो एज अ इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है। क्या? बट इट हैज़ एन इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी का एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है इसका। Judiciary is that organ of the government which settles disputes through interpretation of law। Judiciary क्या है? Judiciary is that organ of government। Judiciary जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट का, which settle disputes through interpretation of law। लॉ को इंटरप्रेट करके वो जो है ऐसा ऑर्गन, ऐसा हिस्सा गवर्नमेंट का, या ऐसा हम ये कह सकते हैं जुडिशरी जो है एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा हिस्सा है गवर्नमेंट का जो कि डिस्प्यूट सेटल करता है, जो मसले मसाइल होते हैं वो सेटल करता है। किसके ज़रिए? थ्रू इंटरप्रिटेशन
ऑफ लॉ को इंटरप्रेट करके, लॉ को इधर उधर करके, उलट पुलट करके और इंटरप्रिटेशन करके वो क्या करता है, डिस्प्यूट्स, ये जो मसले होते हैं जितने भी मसले आते हैं लोगों के बीच में कैसे भी, ठीक है, किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं, तो उन सभी डिस्प्यूट्स को जो है ये ऐसा ऑर्गन है गवर्नमेंट का जो कि लॉ को इंटरप्रेट करके उससे जो है डिस्प्यूट्स को सेटल करता है, मतलब उसे सुलझाता है। जुडिशरी इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये कह रहे हैं जुडिशरी जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि किसी भी इंसान की, इंडिविजुअल मतलब कि हर एक की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द एग्जिस्टेंस ऑफ जुडिशरी इज़ एन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसीज़। ये कह रहे हैं जुडिशरी का जो एग्जिस्टेंस है वो एक एसेंशियल एट्रीब्यूट है मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ का, मतलब द एग्जिस्टेंस ऑफ जुडिशरी इज़ एन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। हमारे जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसका एक एसेंशियल, बहुत ज़रूरी एट्रीब्यूट बन गया है ये जो एग्जिस्टेंस जुडिशरी है हमारा आज का। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट लाइन फंक्शन ऑफ जुडिशरी। अब इसमें हम फंक्शन की बात करेंगे कि जुडिशरी का फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है। ठीक है, चलिए पहला क्या है यहाँ पर, द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द जुडिशरी आर एज फॉलोज। इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात की गई है जुडिशरी के। पहला क्या है, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, आपस में मसले जो होते हैं उन्हें डिस्प्यूट्स को सॉल्व कराना, रिजोल्यूशन कराना, उसका सॉल्यूशन कराना। तो इसकी साफ साफ हेडिंग से ही इसकी जो सब हेडिंग है सही समझ में आ रहा है कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मतलब जितने भी वाद विवाद, किसी भी बात पर अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसे रिजोल्यूशन कराना, मतलब उसे सुलझाना, उस बात को ख़त्म करवाना, उस मैटर को ख़त्म करवाना। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़ कराना, सिंपल ये कह सकते हैं। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, इसका काम ये होता है, जहाँ पर यहाँ से पूरा एक्सप्लेन करा है, जैसे कि सेवरल सॉर्ट्स ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, डिसीट, फाइट, मर्डर, थेफ्ट एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं कुछ जो है डिस्प्यूट्स के यहाँ पर नाम दिए हैं, जैसे कि कुछ तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी से लेकर, डिसीट से लेकर, फाइट से लेकर, मतलब आपस में लड़ाई हो गई, ठीक है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, कहीं चोरी हो गई, डकैती हो गई, थेफ्ट मतलब चोरी होना, ठीक है, एक्सेट्रा। इस तरह के जो डिस्प्यूट्स आते हैं वो कहाँ पर आते हैं, ऑफन अराइज बिटवीन सिटीजन्स। ये जो है आपस में दो सिटीजन्स के बीच में इस तरह के क्या होते हैं, ये इस तरह के डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं, अराइज होते हैं। द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स a mechanism for resolving disputes between citizen and the government, between two state government and between the center and state government। अभी कह रहे हैं जो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है इस तरह के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। किसके बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे कि कोई सिटीज़न है उसके दो सिटीजन्स के बीच में, या कोई सिटीज़न या गवर्नमेंट के बीच में, या दो स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, एंड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या किसी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट पैदा हो गए तो उसे भी वही सुलझाएगा। मतलब सारे काम, ये लड़ाई झगड़े फसाद जो आते हैं इन्हीं के अंडर में आते हैं, यही इसे सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आया इसका पॉइंट, टू इस्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करना, रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करना। जुडिशियरी इज़ इम्पॉर्टेंट टू इस्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मीन्स द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, हर जगह लॉ को फॉलो करना, ये जो है इसका जो है जुडिशरी का ये एक इम्पॉर्टेंट काम है कि वो रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करती है। थर्ड है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। क्या, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये क्या होता है, द सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन इज क्वाइट वैल्यूएबल व्हेन द एग्जीक्यूटिव सीक्स द ओपिनियन ऑफ जुडिशरी। क्या, सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन इज क्वाइट वैल्यूएबल। ये कह रहे हैं अगर हम एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात करें, ठीक है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, इसमें देखिए यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट्स का ओपिनियन होता है वो क्वाइट वैल्यूएबल होता है। क्या, वैल्यूएबल होता है व्हेन द एग्जीक्यूटिव सीक्स द ओपिनियन ऑफ जुडिशरी। जब हमारा जो एग्जीक्यूटिव होता है जब उसे जुडिशरी की ओपिनियन की ज़रूरत होती है इन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और द क्वेश्चन रिलेटेड विद लॉज। कब, किस तरीके के मैटर में, जब कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात आए या क्वेश्चन जो है रिलेटेड टू लॉ हो, मतलब कानून से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या पब्लिक से रिलेटेड कोई मैटर हो या क्वेश्चन हो, इस तरह का अगर कोई मामला आता है तो जो एग्जीक्यूटिव होता है उसे जो है जुडिशरी की ओपिनियन चाहिए होती है। मगर हमें पता है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वही हमारा जो है ओपिनियन देने में क्वाइट वैल्यूएबल है। फोर्थ, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना। इफ़ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव मेक्स लॉ। ये कह रहे हैं अगर लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लॉ बनाते हैं विच इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न और फंडामेंटल लाइबर्टीज़ ऑफ पीपल, और मान लो अगर किसी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ने मिलकर या अकेले सेपरेटली अगर
मतलब उन लोगों का काम क्या होता है, लॉ को मेंटेन करना, बनाना। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ने अगर कोई कानून बनाया और वो ऐसा कानून है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न और फंडामेंटल लिबर्टीज़, लोगों की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और फंडामेंटल लिबर्टीज़ के खिलाफ है, अगेंस्ट है, देन द जुडिशरी कैन डिक्लेयर इट एज नल एंड वॉइड। तो जो जुडिशरी होगा वो उस लॉ को, उस कानून को नल कर देगा। नल मतलब खाली और वॉइड मतलब बेकार, खाली कर देगा उसे, ठीक है, मतलब उसे जो है वैल्यू नहीं मिलेगी, उस लॉ को हटा दिया जाएगा। लाइकवाइज नल का मतलब होता है खाली, वाइड का मतलब भी होता है खाली, ठीक है, एम्प्टी, जिसमें कुछ ना हो। Likewise, it even solve dispute between center and state and state, and some states on one side and some state on another side. This is called judicial review. और ये कह रहे हैं इसी तरह से ये जो है जुडिशरी जो है ये जो है यहाँ तक के डिस्प्यूट्स भी सॉल्व कर सकता है सेंटर और स्टेट के बीच में। किसी सेंटर और स्टेट्स के बीच में आपस में बहस चल रही है, लड़ाई चल रही है, ठीक है, स्टेट के बीच में है, या कुछ स्टेट जो है एक साइड में है, दूसरे स्टेट जो है दूसरे साइड के, तो उनमें भी अगर किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स हैं तो वो सारे जो डिस्प्यूट सॉल्व कराने का काम है वो इन्हीं का ही है, जुडिशरी का। डिस्प्यूट्स का मतलब होता है किसी बात पर लड़ना झगड़ना, ठीक है, विवाद करना। दिस इज़ कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, और इसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। फिर नेक्स्ट आया हमारा प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन देना या प्रोटेक्ट करना। तो इसमें तो साफ साफ पता चल रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। जुडिशरी गिव्स प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू पीपल्स राइट। ये कह रहे हैं जो जुडिशरी है वो जो है पीपल्स के राइट के लोगों को जितने भी हक होते हैं, राइट होते हैं, उससे जो है प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। इन एनी ऑफिशियल मशीनरी और पब्लिक सर्वेंट और स्टेट मशीनरी प्लेसेस एंड impediment in the promotion of people's right, then the court can prevent them from doing so। ये कह रहे हैं अगर कोई भी ऑफिशियल मशीनरी या पब्लिक सर्वेंट और स्टेट मशीनरी प्लेस है, एंड इम्पीडिमेंट इन द प्रमोशन ऑफ पीपल्स राइट, मतलब उसे जो है इस तरह से प्रमोशन के लिए इम्पीडिमेंट करा जा रहा है और पीपल्स के राइट को हटाकर, क्या, देन द कोर्ट कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग सो। तो जो है कोर्ट जो है वो क्या करेगी, उसे प्रोटेक्ट करके, उसे प्रिवेंट करके, उसे लोगों के राइट को वो क्या कर रहे हैं, अगर कोई भी किसी भी तरह का ऐसा काम कर रहा है जिसमें लोगों के राइट्स जो हैं, लोगों के जो हक हैं, जो हुकूक हैं वो नहीं मिल रहे हैं, या उसका जो है क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो जो ये है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से जुडिशरी जो है वो प्रोटेक्ट करेगा इसे। देन द कोर्ट कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग सो, और जो कोर्ट है वो इसे ये करने से, इस तरीके के काम करने से उन्हें रोकेगा। और यहाँ जो वर्ड यूज़ हुआ ये इम्पीडिमेंट, इसका मतलब होता है बाधा, मतलब रुकावट। क्या इसका मतलब क्या होता है? रुकावट। तो यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं जुडिशरी गिव प्रोटेक्शन टू पीपल्स राइट। जुडिशरी जो है वो जो है लोगों के राइट्स को, हक को जो है, हुकूक जो होते हैं, उनके जो हक होते हैं उन्हें जो है प्रोटेक्शन देती है। किसी भी तरह से उनके हक छीने ना जाएँ, या उनके हक दिए जा रहे हैं नहीं दिए जा रहे हैं ऐसा, तो वो उस पर नज़र रखती है, उन पर पूरा उनका प्रोटेक्शन देती है उन्हें। इफ़ एनी ऑफिशियल मशीनरी और पब्लिक सर्वेंट, ये कह रहे हैं कोई भी ऑफिशियल मशीनरी या पब्लिक सर्वेंट है या स्टेट मशीनरी प्लेस है, कोई भी ऐसी जगह है जो कि इनके प्रमोशन ऑफ पीपल्स राइट, जो कि लोगों के राइट्स के, लोगों के जो हक हैं उसमें अगर प्रमोशन में, उसके प्रमोशन में अगर रुकावट आ रहे हैं, यानी इम्पीडिमेंट मतलब रुकावट आ रहे हैं, बाधा बन रहे हैं उनकी, तो जो कोर्ट है वो जो है उन्हें ये काम करने से रोकेगा कि किसी भी इंसान के प्रमोशन के लिए, मतलब सिंपली उनके अगर हक छीने जा रहे हैं, हक उनके नहीं दिए जा रहे, उस तरह के हक में उनके जो पीपल्स के राइट हैं उसके प्रमोशन के लिए अगर कोई बाधा बन रहा है, रुकावट कर रहा है, तो उस इंसान को कोर्ट जो है उसे रोकेगा वो करने से। फिर आया जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। क्या? जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। देयर आर मैनी केसेस बिफोर द जुडिशियरी फॉर विच देयर इज़ नो लॉ। ये कह रहे हैं काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं जुडिशरी के पास जो आते हैं जिसमें जो है, जिसके लिए कोई कानून नहीं होता। क्या? कोई कानून ही नहीं बना होता है। इन सच केसेस द जज ऑफ अ कोर्ट डिसाइड दिस थ्रू हिज ऑथोरिटेटिव रिकॉर्ड कॉल जुडिशियल प्रेसिडेंट। ये कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है जुडिशरी के पास ऐसे केसेस आ जाते हैं जिसमें कोई उसका कोई कानून ही बनाए, तो इस केसेस में जो जज होता है कोर्ट का वो डिसाइड करता है थ्रू हिज ऑथोरिटेटिव रिकॉर्ड्स कॉल जुडिशियल प्रेसिडेंट। तो वो जो अपने खुद के उसके रिकॉर्ड्स होते हैं, उनके जो खुद के रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, ऑथोरिटेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं जो जिसे हम जुडिशियल प्रेसिडेंट्स कहते हैं, इसके हिसाब से, इसके ज़रिए जो है कोर्ट का जो जज होता है वो डिसाइड करता है कि क्या करना है, कैसे सज़ा देनी है, कौन गलत है, कौन क्या है। तो वो अपने जुडिशियल प्रेसिडेंट, एक रिकॉर्ड होता है उनका, ऑथोरिटेटिव रिकॉर्ड होता है, ठीक है, अपने खुद के रिकॉर्ड होते हैं, उसी हिसाब से
ये क्या करते हैं, जज जो होता है कोर्ट का, वो जो है इसी हिसाब से उन्हें डिसीजन देता है, फिर डिसीजन लेते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन फेयरनेस एंड इक्विटी, और ये जो सारे इनके रिकॉर्ड्स जो होते हैं इस तरह से बनाए जाते हैं, फेयरनेस यानी कि सच्चाई की, मतलब सही बात सामने आए, और इक्विटी मतलब हर किसी की बराबरी रखी जाए। ऐसा नहीं कि किसी को भी उठाया और उसे कह दिया कि तुम जेल जाओगे या तुम गलत हो, ऐसे नहीं, बाकायदा पूरा उस पर रिसर्च होती है, मतलब छानबीन होती है, ठीक है, इंक्वायरी होती है पूरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ पर जो अभी हमने वर्ड यूज़ किया था ऑथोरिटेटिव, तो ऑथोरिटेटिव का मतलब होता है अधिकारिक, मतलब उनके जो अधिकार के हिसाब से जो उनके जो कोर्ट्स होते हैं, जो उनके पास उनके जो हक होता है, क्या जज जो होता है, जज के पास ये हक होता है। आपने देखा होगा जज ही कोर्ट के अंदर डिसीजन लेते हैं, वो बताते हैं कौन जो है जेल जाएगा, मतलब वो पूरा सज़ा देते हैं, ठीक है, वही डिसाइड करते हैं। तो जो उनका ऑथोरिटेटिव रिकॉर्ड्स है, जो उनका आधिकारिक रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से जो उनके पास अधिकार है, उसके हिसाब से वो जज करते हैं कि कौन सा इंसान फेयर है और कौन सा इंसान अनफेयर है, मतलब कौन सा इंसान सही है, कौन सा इंसान सही नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स इसे ही कहते हैं, इसी तरह के रिकॉर्ड्स को ही कहते हैं। अब आया हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। क्या? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट का मतलब तो पता ही होगा आपको, जो किसी पर डिपेंड ना हो, जो आज़ाद हो, मतलब किसी पर भी डिपेंड ना करता हो, ठीक है, जो किसी, मतलब अगर मैं कहूँ मैं किसी पर डिपेंड हूँ या आप किसी पर डिपेंड हैं, मतलब आप किसी पर निर्भर हैं, आप किसी पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। किसी का मतलब आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप अपने आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं, आप किसी और के ऊपर डिपेंड हैं। और इंडिपेंडेंट की बात करो तो आप इंडिपेंडेंट हैं, मतलब आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखते, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, ठीक है, अपने आप सारा काम करते हैं, तो मैं कहूँगा आप इंडिपेंडेंट हैं। चलिए, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो कि किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। जुडिशरी इन इंडिया हैज़ बीन केप्ट सेपरेट फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स। ये कह रहे हैं अगर जुडिशरी की बात करें तो वो जो है इंडिया के अंदर जो है अलग रखा गया है। केप्ट मतलब रखा जाना या पास्ट फॉर्म में रखने की, ठीक है। कीप मतलब रखा हुआ, मैं कह रहा हूँ कीप इट अप मतलब इसे और ऊपर लेके जाओ, इसे रखो, ऊपर तक करो, तो मैं कह रहा हूँ केप्ट मतलब पास्ट फॉर्म, ठीक है। जुडिशरी जो है इंडिया के अंदर उसे जो है सेपरेट रखा गया है, कहाँ पर, किससे, फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑन प्रिंसिपल ग्राउंड्स। अगर हम प्रिंसिपल ग्राउंड्स की बात करें, ठीक है, अगर हम इसे देखें नॉर्मली तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है हमारा, उससे जो है ये हमारा जो जुडिशरी है, क्या हमारा जो जुडिशरी है ये हमारा सेपरेट है, किससे, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से। प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे देखा जाए तो ये बिल्कुल ही सेपरेट है, ये इससे अलग है, मतलब ये इनका जो है जुडिशरी का और लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव का आपस में कोई मेल नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। द ब्रांचेज ऑफ स्टेट लाइक द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ जुडिशरी। ये जो ब्रांचेज हैं स्टेट के, जैसे कि हमारा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये जो है किसी भी काम में, क्या, कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी के किसी भी काम में जो है इंटरफेयर नहीं कर सकती, मतलब दखल नहीं दे सकती। मतलब सिंपल सा काम है, अगर जो ये स्टेट की ब्रांचेस हैं जैसे कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, अगर कोई जुडिशरी का काम है तो उसमें वो इंटरफेयर नहीं कर सकती, मतलब दखल नहीं दे सकती हैं, ठीक है। द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट, और जो कोर्ट्स होते हैं बच्चों वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होते, एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ, और वो जो है उनके बिहाफ पर उनके हिसाब से भी नहीं काम करते। मतलब जो हमारे कोर्ट्स होते हैं, जितने भी आपने कोर्ट देखे होंगे, ठीक है, वो जो कोर्ट होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट, ये सब हमारे जितने भी कोर्ट हैं, तो ये जो कोर्ट्स हैं हमारे, ये जो है हमारे गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आते, और ना ही ये जो कोर्ट होते हैं ये इनके बिहाफ पर इनके हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। It is important for the separation to work well as so that there is little interference from other branches of government in the Supreme Court। ये कह रहे हैं ये जो है important है for the separation। क्यों, किस चीज़ की ज़रूरत है, ये कह रहे हैं it is important for the separation, ये separation की ज़रूरत है, किस लिए, किससे, जुडिशरी की, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है इन दोनों से इसकी सेपरेशन की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, यहाँ साफ साफ कह रहे हैं ये कि इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द सेपरेशन टू वर्क वेल सो दैट देयर इज़ लिटिल इंटरफेरेंस। ये कह रहे हैं कि ये ज़रूरी है सेपरेशन होना, जो हमारा जुडिशरी है वो जो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से सेपरेट है। ये जो हमारा कोर्ट है ये इनसे, बाकी जो गवर्नमेंट बॉडी है इससे, गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता हमारा जितना भी कोर्ट है। क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों है, तो इसकी ज़रूरत क्यों है, यहाँ पर लिखा है टू वर्क वेल, अच्छे से काम करने के लिए। अगर वो भी किसी गवर्नमेंट के अंदर में आता, किसी गवर्नमेंट के अंडर आता, कोई गवर्नमेंट उसे चला रही होती, कंट्रोल कर रही होती अगर किसी भी कोर्ट को, तो फिर वो जो है कभी भी कोर्ट जो है उसके खिलाफ कोई डिसीज़न ही नहीं ले सकता। अगर डिसीज़न, अगर मान लो कोई जो है
गवर्नमेंट का ऐसी कोई गवर्नमेंट ऐसी है जो कि अच्छी ना हो, बेकार हो, तो कोर्ट तो उसके लिए डिसीजन ही नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो उसके अंडर में आएगी। इसीलिए कोर्ट को जो है उससे फ्री रखा गया है, ठीक है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करती है, इसीलिए कहा गया इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसीलिए जुडिशरी को क्या कहा गया है, इंडिपेंडेंट, जो डिपेंड ना हो किसी पर। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द सेपरेशन, ये सेपरेशन के लिए इसीलिए ज़रूरी है कि टू वर्क वेल, कि वो अच्छे से काम कर पाए, सो दैट देयर इज़ अ लिटिल इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर ब्रांचेस। तो इसीलिए वजह से जो है बहुत कम इंटरफेरेंस होता है, बहुत कम जो है इंटरफेरेंस होता है बाकी जो ब्रांचेस है गवर्नमेंट की इन द सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वरना तो वो अपने आप डिपेंड है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है, मतलब डिपेंड नहीं, इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट हमारा पेज ओपन करिए, पेज नंबर 179 पर, इसी के अगले पेज पर ऊपर देखिए, द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी अलाउज द कोर्ट टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन इंश्योरिंग दैट देयर इज़ नो मिसयूज ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। जो इंडिपेंडेंसी होती है, ये जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी है, ये जो हमारी इंडिपेंडेंस जुडिशरी है, तो ये जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, ये क्या अलाउ करती है कोर्ट को कि एक सेंट्रल रोल प्ले करे, किसमें, इन इंश्योरिंग दैट देयर इज़ नो मिसयूज़ ऑफ पावर, ये इंश्योर करने में, ये भरोसा दिलाने में, ये यकीन दिलाने में कि किसी भी तरह का जो है पावर की मिसयूज़, किसी भी तरह की पावर का मिसयूज़ नहीं किया जा रहा है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव हो, दोनों के ज़रिए कोई भी तरह का पावर, किसी भी तरह की पावर को वो मिसयूज़ नहीं कर रहे हैं। जुडिशरी ऑल्सो प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीज़न, और जुडिशरी और क्या काम करती है, जो सिटीज़न हैं, जो मतलब जैसे कि अब हम इंडिया के हैं, तो इंडिया के सिटीजन्स हैं हम लोग, तो हम लोग जो है इंडिया के वासी हैं, हम लोग इंडिया के जो हैं सिटीजन्स हैं, तो हम लोग जो सिटीजन्स हैं जितने भी, जुडिशरी उन लोगों को जो है क्या करता है, उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज एनी वन कैन अप्रोच द कोर्ट, क्योंकि जो कोई भी है वो कोर्ट्स तक पहुँच सकता है। ये जो है हक दिया गया है कि अगर किसी को लग रहा है कि उसके जो राइट्स हैं वो एक्सप्लॉइट करे जा रहे हैं, मतलब उसके अगर हक नहीं दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है कानून के मुताबिक, लॉ के मुताबिक वो कहाँ जा सकता है, कोर्ट जा सकता है, कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकता है, बिकॉज एनी वन कैन अप्रोच द कोर्ट्स, ठीक है। इफ़ दे बिलीव दैट राइट्स हैव बीन वायलेटेड, अगर उसे लग रहा है कि उसके हक जो है वायलेट करे जा रहे हैं, उसके हक नहीं दिए जा रहे हैं, तो वो जाके कोर्ट में अपील कर सकता है, कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकता है, कोर्ट जाके। The separation of power makes sure that the judiciary enjoys considerable independence। ये जो पावर का सेपरेशन किया गया है, ये मेक श्योर करता है कि जुडिशरी जो है वो कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस एंजॉयज करती है, ठीक है। दिस इज़ इंश्योर्ड थ्रू, अब ये इंश्योर करा गया है इसके जरिए, देखिए पहला देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट, वंस अपॉइंटेड अ जज कैन नॉट बी डिसमिस्ड, अगर एक जज जो है अपॉइंट कर दिया गया तो उसे डिसमिस नहीं किया जा सकता। ही कैन ओनली बी इम्पीच्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर। वो खाली कभी इम्पीच करा जा सकता है, वो खाली इम्पीच करा जा सकता है कोई बाई स्पेशल रेजोल्यूशन, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन आया जैसे कि पार्लियामेंट का, ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर, मतलब हो सकता है कि उसने मिसकंडक्ट किया हो किसी को या मिसबिहेवियर किया हो, उसका मिसबिहेवियर की वजह से तभी उसे हटा सकते हैं, वरना उसे जो है अगर एक बार जज अपॉइंट कर दिया गया तो उसे डिसमिस नहीं किया जा सकता, उसे हटाया नहीं जा सकता। अब वो उसकी गलती है, अगर वो जो है गलत अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है तो उसे भी हटाया जाएगा। सेकंड, द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ अ जज कैन नॉट बी रिड्यूस ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ ऑफिस। ये कह रहे हैं सैलरी और जो अलाउंसेस हैं उस जज के लिए, जो जितने भी अलाउंसेस या सैलरी रखी गई है उसे जो है बाद में उसे रिड्यूस नहीं करते जब उसके टेन्योर ऑफ ऑफिस, मतलब जो उसके ऑफिस का समय है, वक्त है, टेन्योर है, उसके दौरान में उसकी जो सैलरी है या जितनी भी अलाउंसेस उसे दिए गए हैं वो सब उसके कम नहीं किए जा सकते, जो उसके लिए दे दिए गए हैं वही चलते रहेंगे। थर्ड, देयर कैन बी नो क्रिटिकल कमेंट ऑन द वर्किंग ऑफ द जज बाय द पार्लियामेंट और एनी अदर बॉडी। ये कह रहे हैं कोई भी किसी भी तरह का क्रिटिकल कमेंट नहीं कर सकता जज के वर्किंग पे, चाहे वो जो है पार्लियामेंट हो या कोई भी अदर बॉडी हो, वो लोग जो है किसी भी तरह का उसके ऊपर क्रिटिकल कमेंट नहीं कर सकते, जो जज ने काम किया है उसके ऊपर कोई किसी भी तरह का कमेंट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर है इन इंडिया देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट। अब इंडिया के अंदर डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स की बात करेंगे, यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर बना के दिया है आपको। चलिए तो अब इसका चार्ट देख लेते हैं, यहाँ पर चार्ट पूरा बना के दिया है आपको। इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट है पहला, उसके बाद सबसे ऊपर कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट जो कि हमारा स्टेट में होता है। हाई कोर्ट दो हिस्सों में बांटा गया है, एक बांटा गया है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन और एक है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरियाज़। तो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ को फिर 3 हिस्सों में बांटा है और ऐसे ही हमारा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस कोर्ट जो होता है हमारा, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, उसे भी 3 हिस्सों में बांटा गया है।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हम कह सकते हैं सिंपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस कोर्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं हमारे, वो 3 हिस्सों में बांटे गए हैं। पहला है हमारा सिविल सब ऑर्डिनेट जजेस कोर्ट और प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट ऑफ सेशन, ये 3 हिस्से हो गए इनके, ठीक है। मतलब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस कोर्ट के 3 हिस्से हो गए, सिविल, प्रोविंशियल और क्रिमिनल। पहला क्या है, सिविल सब ऑर्डिनेट जजेस कोर्ट, इसे भी फिर 2 हिस्सों में बांटा गया, एक होता है मुंसिफ कोर्ट्स, एक होता है न्याय पंचायत, ये आपने सुना होगा, ठीक है। सिविल सब ऑर्डिनेट जजेस कोर्ट जो है 2 हिस्सों में बांटा गया, मुंसिफ कोर्ट और न्याय पंचायत। उसके बाद प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट को इसके आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, मतलब आगे नहीं बांटा गया है, इसे यहीं रहने दिया है। उसके बाद क्रिमिनल कोर्ट ऑफ सेशन की बात करें, इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक है हमारा सब ऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स, एक है हमारा पंचायत अदालत, ठीक है। जो हमारी पंचायत अदालत होती है और जो हमारा सब ऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट कोर्ट होता है वो हमारा क्रिमिनल कोर्ट ऑफ सेशन के अंडर में आता है। फिर सब ऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट कोर्ट को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, ये है हमारा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है। और फिर हमारा मेट्रोपॉलिटन की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ वाले जो होते हैं कोर्ट्स, उसे जो है 3 हिस्सों में बांटा गया है, एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट, एक सिविल एंड सेशन कोर्ट, फिर प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स, ठीक है। इसमें भी मतलब हमने 3 हिस्सों में बांटा गया है। फिर ये आगे नहीं बांटे गए हैं, सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ये हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, पहले सिविल, प्रोविंशियल, क्रिमिनल, फिर सिविल को हमने 2 हिस्सों में बांटा है, फिर क्रिमिनल कोर्ट को हमने 2 हिस्सों में बांटा है, फिर इसमें भी सब ऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट कोर्ट को हमने 2 हिस्सों में बांटा है, ठीक है। तो हमारी बस एक चार्ट बना के दे दिया है कि कौन सा किसके अंडर में आता है, कैसे डिवाइड होता है। देयर आर सेवरल कोर्ट्स एट द लोअर लेवल, ये कह रहे हैं हमारे लोअर लेवल पे बहुत सारे तरह के डिफरेंट सेवरल कोर्ट्स हैं, वाइल देयर इज़ ओनली वन एट द सेंट्रल लेवल, मगर जो हमारे सेंट्रल लेवल की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ एक हमारा है, कितने, एक ही है। द लोकल पीपल ऑफ द कंट्री मोस्टली इंटरेक्ट विद द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये कह रहे हैं जो कंट्री के लोकल पीपल होते हैं, जो लोकल लोग होते हैं जो कंट्री के अंदर रह रहे होते हैं, वो किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के साथ और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के साथ। मतलब जो हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट दैट आर प्रिसाइडेड बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज, ये कह रहे हैं हर स्टेट जो है डिवाइड होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हमें पता है हमारे जितने भी स्टेट होते हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बटे हुए होते हैं, ठीक है, जो कि क्या होता है, डेट आर प्रिसाइडेड बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। मतलब सिंपल की बात है कि एक हमारा जो स्टेट है वो उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बना दी जाती हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होता है, कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं और वही जो है उसे प्रिसाइड कर रहे होते हैं। Each state has a high court and at the top is the Supreme Court that is in New Delhi, ये कह रहे हैं हर स्टेट के पास हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है और सबसे टॉप की अगर बात करें हम तो वो हमारा होता है सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारा न्यू दिल्ली में मौजूद है। कहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट हमारा, न्यू दिल्ली में से ये सबसे बड़ा कोर्ट है, ठीक है। एंड इज़ प्रिसाइडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये जो न्यू दिल्ली के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है इसे कौन प्रिसाइड करता है, ये चीफ जस्टिस जो है इंडिया के उसके ज़रिए प्रिसाइड किया जाता है, ठीक है। द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया, ये कह रहे हैं वो डिसीजन जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर बना दिया, मतलब कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने अगर तय कर दिया है, कोई डिसीजन दे दिया है, ठीक है, उसने अपनी सलाह दे दी, अगर उसने कोई डिसीजन बना दिया, डिसीजन मेड कर दिया, तो जितने भी कोर्ट्स हैं इंडिया के उसे वो डिसीजन को बाइंड करना पड़ेगा, मतलब उसे मानना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी अगर डिसीजन दे दिया, ठीक है, राय दे दी, किसी भी तरह की डिसीजन दे दिया, तो उसे जो है सारे कोर्ट जितने भी हैं इंडिया के सभी को मानना पड़ेगा। बाय दिस वी कैन ईजिली फाइंड दैट द इंडियन जुडिशरी इज़ एन इंटीग्रेटेड सिस्टम, इससे हमें आसानी से समझ में आ सकता है, हम आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि जो हमारा इंडियन जुडिशरी है वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। क्या इंटीग्रेटेड सिस्टम है। द एपिलेट सिस्टम ऑल्सो शोज़ द इंटीग्रेटेड सिस्टम, ये कह रहे हैं जो हमारा एपिलेट सिस्टम है वो भी जो है इंटीग्रेटेड सिस्टम शो करता है, ठीक है, एपिलेट सिस्टम भी इंटीग्रेटेड सिस्टम शो करता है। दिस मीन्स, इसका मतलब दैट अ पर्सन कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट इफ़ ही फील्स दैट द जजमेंट बाय द लोअर कोर्ट्स इज़ अनजस्ट, इसका मतलब ये है कि जो कोई भी इंसान है वो जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर उसे लग रहा है कि उससे नीचे वाले लेवल के जो जजमेंट हुए हैं, जो लोअर कोर्ट्स के जो जजमेंट हैं वो अनजस्ट हैं। मगर मतलब मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट का है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो है वो डिस्ट्रिक्ट और सेशनल कोर्ट्स की बात करें तो वो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस के पास गया, तो वहाँ पर मान लो उसे लगा कि नहीं मेरे खिलाफ
मतलब मेरे जो है मुझे न्याय नहीं मिला है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, उसे लग रहा है कि नहीं मेरे साथ मेरा मतलब मेरे जो राइट्स हैं उसका अनजस्ट हुआ है, ठीक है, मेरे साथ मतलब जस्टिस नहीं हुई है, ठीक है, न्याय नहीं हुआ मेरे साथ। मतलब अगर कोई मान लो कोई इंसान गलत नहीं है, उसके साथ जो है उस पर गलती ठहराई गई हो या उसे हक ना दिया गया हो, तो वो क्या कहेगा कि मेरे साथ हक, मुझे हक नहीं मिला, मुझे जो है ये लोग हक नहीं दिला पाए, तो वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जाके अपील कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जाके केस कर सकता है और वहाँ पर मांग कर सकता है। कोई भी लिखा है ना यहाँ पर साफ साफ, दिस मीन दैट अ पर्सन कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब कि कोई भी इंसान जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर इफ़ मतलब अगर ही फील्स दैट द जजमेंट बाय द लोअर कोर्ट इज जस्टिस अनजस्ट, अगर उससे लग रहा है कि जो जजमेंट बनाया गया है लोअर कोर्ट्स के ज़रिए वो अनजस्ट है, वो सही नहीं है, ठीक है, उसे नहीं लग रहा कि वो मेरे लिए है, उसे लगता है कि वो उसने जस्टिस नहीं दी, ठीक है, उससे हक नहीं मिल रहा, वो उसे लग रहा है कि ये मेरे हक के ख़िलाफ़ है, तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। नेक्स्ट देखिए ब्रांचेज ऑफ द लीगल सिस्टम, क्या है ब्रांचेज ऑफ द लीगल सिस्टम में देखिए, द इंडियन लीगल सिस्टम डील विद क्रिमिनल लॉ एंड विद द सिविल लॉ केसेस। ये कह रहे हैं जो ब्रांचेज ऑफ द लीगल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इंडियन लीगल सिस्टम जो है वो किससे डील करता है बच्चों, किस तरह के काम होते हैं उसके पास, क्रिमिनल लॉ, जितने भी क्राइम होते हैं इस तरह के लॉ जो होते हैं, और जितने भी सिविल लॉ वाले केसेस होते हैं, इस तरह के जो केसेस होते हैं वो इंडियन लीगल सिस्टम के अंदर आते हैं। क्रिमिनल लॉ डील विद केसेस ऑफ थेफ्ट, हैरेसिंग ऑफ वुमेन टू ब्रिंग मोर डाउरी और मर्डर। मतलब सिंपल सी बात है, जो क्रिमिनल लॉ होता है वो किस तरह के क्राइम से डील करता है, क्रिमिनल लॉ मतलब क्राइम वाला, ठीक है, उसमें क्या होता है केसेस आते हैं किस तरह के, थेफ्ट के मतलब चोरी चकारी के, ठीक है, रॉबरी के, इस तरह के, हैरेसिंग ऑफ वुमेन टू ब्रिंग मोर डाउरी और मर्डर, या तो फिर औरतों को मार देना या उन्हें सताना, और जहेज़ के लिए, डाउरी कहते हैं जहेज़, डाउरी किसे कहते हैं जहेज़, DOWRY, डाउरी कहते हैं जहेज़, जो जहेज़ मिलता है, जहेज़ दहेज कहते हैं, दहेज वर्ड नहीं होता है, जहेज़ वर्ड होता है और उसे इंग्लिश में कहते हैं डाउरी। तो कुछ घरों में अभी भी चलता है, पहले भी लोग बाग होता था पहले भी, कि उनकी जो वाइफ होती थी या कि उनकी जो बहू होती थी, जो अगर कोई औरत है उसका दहेज या इतना जहेज़ नहीं मिला है, तो वो लोग उसे हरास करते थे, मतलब उसे जो है परेशान करते थे, उसे मारा पीटा करते थे, ठीक है, उसे सताया करते थे, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी कर दी जाती थी, यानी उसे मार भी दिया जाता था। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं वो क्रिमिनल लॉ के अंदर आते हैं। When the accused is found guilty then he can be sent to jail and also fined। और जो accused है अगर उसे guilty फाउंड किया गया, मतलब अगर उसकी गलती मालूम चल गई, ठीक है, उसकी सज़ा क्या होगी, उसे जेल भेजा जाएगा, ठीक है, और उसे फाइन भी किया जाएगा, मतलब उस पर चार्ज भी लगाए जाएंगे। द सिविल लॉ डील विद द हार्म, और जो सिविल लॉ है वो किसके साथ डील करेगा, जितने भी हार्म और उसके बाद पेज नंबर 180 पर हार्म और के बाद जो सिविल लॉ है वो किसके साथ डील करेगा, विद द हार्म, और उसके बाद पेज नंबर 180 विद द हार्म और इंजरी, कोई भी नुकसान हुआ है किसी का, ठीक है, या इंजरी ऑफ राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंसान के, किसी भी एक इंडिविजुअल मतलब हर एक, कोई भी अगर इंसान है तो उसके राइट्स को इंजरी हुई है, मतलब उसे नुकसान पहुंचा गया है या उसे किसी भी तरह का उसके राइट्स को एक्सप्लॉइट किया गया है, तो उसमें कौन सा लॉ आ जाता है हमारा, वो सिविल आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ गुड्स, जैसे कि अगर हम बात करें परचेज ऑफ गुड्स, डिस्प्यूट्स रेंट, परचेज ऑफ गुड्स, डिस्प्यूट्स, रेंट मैटर, डाइवोर्स केसेस एक्सेट्रा, मतलब सामान की खरीदारी में अगर कोई ऐसा मामला आया या किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स हुए, या रेंट का मैटर है, ठीक है, किराए का मैटर है, ये मसला है, या किसी भी तलाक का मैटर है, डाइवोर्स का केस है, इस तरह के केसेस जो है हमारे किस में आते हैं, सिविल केसेस में आते हैं एक्सेट्रा। द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्स फॉर, और ये कह रहे हैं इसके लिए जो कोर्ट्स है स्पेसिफिक इसने रिलीफ दे रखा है जो इसके लिए मांगे गया है। पहले यहाँ पर है ब्रॉडली स्पीकिंग जुडिशियल केसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, हमने बताया भी जैसे कि जो ब्रॉडली स्पीकिंग जुडिशियल केसेस है हमारा वो जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है, पहला है सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस। ब्रांचेज ऑफ द लीगल सिस्टम, पहला क्रिमिनल और सिविल, तो क्रिमिनल में क्या है, डील विद द कंडक्ट और एक्ट दैट इज डिफाइंड बाय अ लॉ और एज ऑफेंड, एग्जाम्पल थेफ्ट, मर्डर एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं जो कि ये किसके साथ डील करते हैं, कंडक्ट के साथ और एक्ट, और ऐसे एक्ट करते हैं, ऐसे एक्ट के साथ दैट इज डिफाइंड बाय लॉ एज ऑफेंस, जो कि कानून के ज़रिए मना किया गया हो, ऑफेंस बताया गया हो, जैसे कि
चोरी चकारी खून कर देना, ये सब क्या है, कानून के ज़रिए जो है गुनाह बताया गया है, गैर कानूनी बताया गया है, लॉ के ज़रिए एज अ ऑफेंस बताया गया है। तो इस तरीके के काम को ये लोग कंडक्ट करते हैं। और सिविल केसेस में क्या है, द एक्ट डील विद हार्म और इंजरी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के राइट्स को हार्म या नुकसान या इंजरी पहुंचाई जा रही है, चोट पहुंचाई जा रही है, इस तरह के काम को कौन करता है, सिविल केसेस। जैसे कि एग्जांपल है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और लैंड ऑफ ईजमेंट, किसी भी मतलब जैसे कि किसी की ज़मीन हड़प ली, ठीक है, आपस में ज़मीन की वजह से लड़ाई हो रही है, या किसी की प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट से मसले हैं, ये सारे काम सिविल केसेस में आते हैं। सेकंड है क्रिमिनल केस बिगिंस विद द लॉगिंग ऑफ एन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जैसे कि हम सभी को पता है जो क्रिमिनल केस होते हैं वो शुरुआत कैसे होते हैं, उसकी शुरुआत कैसे होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से विद द पुलिस, मतलब पुलिस के साथ। जैसे कि हमें पता है किसी भी तरह का क्रिमिनल केस आता है तो पहले क्या करते हैं, FIR कराई जाती है। कहाँ पर जाके पुलिस स्टेशन जाके FIR करी जाती है, जैसे हम कहते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो FIR करते हैं, उसके बाद हमारा जो है क्रिमिनल केस जो है बिगिन होता है, शुरू होता है। आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम द पुलिस फाइल्स अ केस इन अ कोर्ट। उसके बाद जो क्राइम है, जो किसी भी तरह का जो काम हुआ है, जो क्राइम किया गया है, तो उसके ऊपर जांच पड़ताल करके, इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल करके पुलिस क्या करती है, फाइल करती है केस वो कोर्ट के अंदर, फिर वो वाला केस पहुंचाती है। सिविल केसेस में क्या होता है, द अफेक्टेड पार्टी ओनली कैन फाइल अ पेटिशन टू रिलीवेंट कोर्ट। ये कह रहे हैं जो है अफेक्टेड पार्टी जो है वो जो है खाली पेटिशन फाइल कर सकती है रिलेवेंट कोर्ट के अंदर, ठीक है। थर्ड है द एक्यूज कैन बी सेंट टू जेल एंड कैन ऑल्सो बी फाइंड इफ फाउंड गिल्टी। और जो एक्यूज है मतलब जिसकी गलती है, जो क्रिमिनल है, जिसने क्राइम किया है, तो वो जो क्रिमिनल होगा, जो क्राइम करने वाला है, उसे अगर देखा गया कि वो गिल्टी फाउंड किया गया, इफ़ फाउंड गिल्टी मतलब अगर उसकी गलती पर निकल के आई तो उसे जो है जेल सेंड किया जाएगा और उसके ऊपर चार्जेस यानी फ़ाइन लगाया जाएगा। यानी हो सकता है फ़ाइन भी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इतना पैसा जमा करना है तुम्हें और इतने महीने की सज़ा काटनी है, इस तरह के फ़ाइन होते हैं, ठीक है। फिर है हमारा C, स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड बाय द पेटिशनर इज़ गिवन बाय द कोर्ट। जो स्पेसिफिक रिलीफ जो पेटिशनर के ज़रिए मांगा जाएगा वो किसके ज़रिए दिया जाएगा, कोर्ट के ज़रिए दिया जाएगा। अब ये दोनों हमने इन दोनों का पढ़ लिया, डिफरेंस भी हो गया। अब आया हमारा सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब चलिए अब इसे भी देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री। इट इज़ हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसे कि हम सभी को पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो हमारे कंट्री का या किसी भी कंट्री का, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वो हाईएस्ट कोर्ट होता है, सबसे ऊपर टॉप लेवल पे जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। इट इज़ हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो इंडिया के चीफ जस्टिस होते हैं वो हेड होते हैं यहाँ के, ठीक है। जो इंडिया के चीफ जस्टिस होते हैं वो यहाँ के हेड होते हैं। अपॉइंटमेंट की बात करें, द प्रेसिडेंट अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट्स आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन विद अदर जजेस एज ही मे फाइंड नेसेसरी। ये कह रहे हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जो है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को और अदर कोर्ट हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें जो है अपॉइंट करते हैं। अपॉइंट करने का काम किसका है, प्रेसिडेंट का। आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन, कुछ कंसल्टेशन के बाद, विद अदर जजेस, जो बाकी जजेस हैं उनके साथ, एज ही मे फाइंड नेसेसरी, अगर उन्हें ज़रूरी लगता है तो वो इस तरीके से फिर जो है चीफ जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट की या अदर हाई कोर्ट्स के वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। नॉर्मली द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इज़ एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ चीफ जस्टिस। ये कह रहे हैं अगर नॉर्मली बात की जाए तो कोई बाहर का आदमी ऐसा नहीं आता है। क्या होता है, जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, इज़ एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ चीफ जस्टिस, उसे जो है उन्हें जो है चीफ जस्टिस की पोजीशन पे एलिवेट कर दिया जाता है, मतलब पहुंचा दिया जाता है। मतलब हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का बहुत पुराना या बुज़ुर्ग या कोई सीनियर, सबसे ज़्यादा सीनियर जज होगा जो, उसे जो है चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट प्रेजेंट देयर आर 34 अदर जजेस बट मे बी इंक्रीज अप टू 34। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर मैं अपॉइंटमेंट की बात करूँ बाकी जजेस की, तो सुप्रीम कोर्ट में जो है हमारे प्रेजेंटली हमारे 34 हैं, मगर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और हाई कोर्ट्स की बात करें अगर, द प्रेसिडेंट हैज़ टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस एंड मे ऑल्सो कंसल्ट जजेस एज ही मे डीम नेसेसरी। ये कह रहे हैं हाई कोर्ट्स के लिए या बाकी जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं यहाँ पर अगर जजेस लाने हैं तो उसके लिए प्रेसिडेंट को जो है चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। एंड मे ऑल्सो कंसल्ट जजेस एज ही में डीम नेसेसरी, और उसे जो है जजेस से भी पूछना पड़ेगा अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है हमारा क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग अ सुप्रीम कोर्ट जज। ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जज होने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितना पढ़ा होना चाहिए इंसान। फॉर द अपॉइंटमेंट एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन हैव बीन फिक्स। अब ये कह रहे हैं जो जजेस अगर बनना है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन फिक्स्ड है। पहला है यहाँ पर ही मस्ट बी द सिटीज़न ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात कि वो इंडिया का ही सिटीज़न होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, ही मस्ट हैव सर्व एज जज ऑफ वन और मोर हाई कोर्ट्स फॉर एटलीस्ट 5 ईयर। अगर कोई जज बना रहे हैं आप किसी को सुप्रीम कोर्ट का, तो उससे पहले वो या तो फिर 1 साल का या उससे ज़्यादा साल का जज रहा हो फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, सॉरी, या तो फिर एक कोर्ट में या एक से ज़्यादा कोर्ट में कम से कम 5 साल का जज रहा हो। मतलब ही मस्ट हैव सर्व एज जज ऑफ वन और मोर हाई कोर्ट्स। एक या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में वो कम से कम 5 साल का जज रहा हो, ठीक है। कहीं भी मान लो एक ही कोर्ट में 5 साल का जज रहा हो, या एक कोर्ट में 1 साल का रहा हो, दूसरे कोर्ट में 2 साल का रहा हो, तीसरे में 4 का रहा हो, तो इस तरीके से टोटल ओवरऑल वो 5 साल का जज होना चाहिए, ठीक है। और ही मस्ट हैव प्रैक्टिस एज एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर। और उससे पहले वो वकील भी रहा होगा, जब वो जज बना होगा तो जज से पहले वो वकील भी रहा होगा। तो कम से कम अगर उसे जज बनने से पहले, वो हर कोई इंसान जो है जज बनने से पहले वकील ही होता है। तो जज जब बनेगा जब वो हाई कोर्ट्स के अंदर ज़्यादा, या तो फिर मतलब अगर हमने कहा ना क्वालिफिकेशन ऑफ बिकमिंग सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए हाई कोर्ट के अंदर कम से कम 5 साल का जज होना चाहिए, और उससे पहले 10 साल का उसने एडवोकेट के तौर पर काम किया हो, मतलब वकील रहा हो फॉर एटलीस्ट 10 ईयर इन वन और मोर हाई कोर्ट। चाहे वो 1 हाई कोर्ट हो या 2 हाई कोर्ट हो, 10 हाई कोर्ट में काम किया हो, इससे मतलब नहीं है, मगर कम से कम 10 साल का वो वकील रहा हो, वकील के तौर पर उसने काम किया हो, एज ए एडवोकेट वर्क किया हो। ही मस्ट बी आ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है टेन्योर एंड रिमूवल ऑफ जज। टेन्योर मतलब सिंपली उसका वक्त कितना है, और इससे पहले जो हमने यहाँ पर अभी बात की थी, ही मस्ट बी अ डिस्टिंग्विश मतलब एक ऐसा जज ऐसा होना चाहिए वो कि वो जो है किसी भी चीज़ को, किसी भी अंतर को, फ़र्क को क्या कर पाए, समझ पाए, सुन पाए और उसका डिसीज़न ले पाए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की नज़र में, ओपिनियन में वो ऐसा होना चाहिए कि उसे लगता हो कि हाँ ये केस इसको हैंडल कर लेता है, समझने की इसके पास क्षमता है। तो अगर कोई इंसान 10 साल तक वकील रहा है और 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहा है, तो वो तो इतना एक्सपीरियंस होगा। इसीलिए तो क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है तो कम से कम उसे 10 साल तक वकील होना चाहिए हाई कोर्ट में, और 5 साल तक हाई कोर्ट में जज होना चाहिए। तो उसके बाद तो इतना एक्सपीरियंस हो ही जाता है। फिर है यहाँ पर टेन्योर एंड रिमूवल ऑफ जजेस। टेन्योर यानी वक्त, कितना वक्त होता है, और उसका रिमूवल क्या है, जजेस को हटाया कैसे जाता है। अ सुप्रीम कोर्ट जज वुड होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 ईयर। ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो ऑफिस जब तक ही होल्ड करेगा, मतलब जब तक ही काम करेगा वो, जब तक वो 65 साल का ना हो जाए। 65 साल तक हो गया अगर, तो उसके बाद वो काम नहीं कर सकता। इफ़ ही वॉन्ट्स टू रिटायर अर्लियर, अगर हाँ वो चाहता है कि पहले से ही वो रिटायर हो जाए, पहले से मतलब 65 साल का ना हुआ हो वो जज, ठीक है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है और वो 65 ईयर का नहीं हुआ है, 65 साल का नहीं हुआ है, और वो चाह रहा है कि वो रिटायर हो जाए पहले ही, तो ही शुड सेंड हिज रिजिग्नेशन लेटर एड्रेस्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उसे जो है अपना रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। कहाँ पर? एड्रेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एड्रेस करना पड़ेगा, वो लेटर भेजना पड़ेगा कि वो रेजिग्नेशन लेना चाह रहा है, वो रिज़ाइन करना चाह रहा है, वो जॉब छोड़ना चाह रहा है। इस तरह से उसे एक लेटर भेजना पड़ेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। वरना तो एज जो है वो 65 साल तक की है कि 65 साल तक इंसान सुप्रीम कोर्ट का जज रह सकता है, मगर उससे पहले वो चाह रहा है कि मैं जॉब छोड़ दूं, ठीक है, नहीं करना चाह रहा, आराम करना चाह रहा है घर पे, उसकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो वो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर यानी रिज़ाइन करने के लिए एक लेटर भेज सकता है। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव इफ़ दे डिस्चार्ज अनकॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस। ये कह रहे हैं जज जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसे रिमूव करा जा सकता है, हटाया जा सकता है अगर उसने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस डिस्चार्ज कर दिया, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ना हो ऐसा काम उसने कर दिया। डिस्प्ले अनसाउंडनेस और ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर इन परफॉर्मिंग देयर फंक्शन। ये कह रहे हैं अगर उसने अनसाउंडनेस, ठीक है, डिस्प्ले कर दी, और
ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूव इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर इन परफॉर्मिंग देयर फंक्शन, अपना काम करते में कोई इनकैपेसिटी प्रूफ कर दी उसने, या कोई ऐसा मिसबिहेवियर मतलब बदतमीज़ी से बात कर दी, बदतमीज़ी शो कर दी अपना काम करते समय, मतलब किसी से, जैसे कि अगर बात की जाए भाई वो जज है तो उसे जो है उसके अंदर मैनर्स होने चाहिए, एटिकेट्स होने चाहिए। अगर वो खड़े होकर तू थोड़ा के बात कर देगा तो उसे क्या होगा, वो मिसबिहेवियर होगा उसका, और उसे जो है जज और द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। तो जो इम्पीचमेंट के प्रोसेस है उसके जरिए जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का उसे रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। फिर पेज नंबर 181 यहाँ पर देखिए, पावर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की पावर और फंक्शंस की बात करते हैं कि उसके अंदर उसकी पावर क्या है, उसका काम क्या है। फंक्शन मतलब सिंपली उसका काम क्या है और उसकी पावर क्या है, वो क्या क्या कर सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ वास्ट एंड इनॉर्मस ज्यूरिसडिक्शन। ये कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास बहुत बड़ी और इनॉर्मस ज्यूरिसडिक्शन है। इनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा, और वास्ट मतलब बहुत बड़ी, मतलब सीधी सी बात है। यहाँ पर ये जो वर्ड कहा गया है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ वास्ट मतलब तो बहुत बड़ी, इनॉर्मस मतलब कहते हैं इनॉर्मस ज्यूरिसडिक्शन। इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ी ज्यूरिसडिक्शन, मतलब बहुत बड़ी सीमा है उसके पास, बहुत बड़ी उसके पास जो है ये कह सकते हैं हम बाउंड्री है, जिसके इट्स पावर कैन बी क्लासीफाई अंडर द फॉलोइंग हेडिंग। अब इसकी पावर जो है कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, उसके अंदर में क्लासीफाई कर रहे हैं। पहला है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन पहला क्या है यहाँ पर, द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द फॉलोइंग। जो सुप्रीम कोर्ट है इनके बीच में जो है डिस्प्यूट्स जो है डिसाइड करती है। पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम इंडिया की गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो उसके बीच में वो डिस्प्यूट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एन स्टेट वर्सेज अदर स्टेट देमसेल्फ। ये कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करूँ या किसी भी स्टेट की बात करूँ या आपस में उन स्टेट्स की बात करूँ, तो उसके बीच में भी कोई भी स्टेट्स है, कोई भी डिस्प्यूट्स है, उसे भी यही सॉल्व करती है। बिटवीन टू और मोर स्टेट, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स हैं, उसके बीच में कोई डिस्प्यूट्स, फसाद, लड़ाई दंगा कुछ भी हो रहा है, उसे भी यही सॉल्व करेगा। ठीक है। एनी केस परटेनिंग टू द इंटरप्रिटेशन एंड वॉलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन ऑल्सो बी टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट। ये कह रहे हैं किसी भी तरीके का केस जो कि इंटरप्रिटेशन और वॉलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का वॉलेशन और इंटरप्रिटेशन की बात आ रही है, तो वहाँ पर जो है सारे जो केसेस होंगे वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे। एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, एक आया हमारा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एक है हमारा एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। अब ये एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या है, तो एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन में क्या है, दिस मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट, क्या इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के पास दिस मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू हेयर एंड डिसाइड अपील्स अगेंस्ट जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स और एनी अदर कोर्ट। ये कह रहे हैं एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसे जो है सुनना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा अपील अगेंस्ट जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स। अगर मैं बात करूँ कोई जजमेंट हाई कोर्ट के ज़रिए या दूसरे कोर्ट्स के ज़रिए कोई जजमेंट लिया गया है, तो उसके ज़रिए अगर किसी को, हमने आपको पीछे ही बताया था कि अगर आप हैं या कोई भी है, अगर उसे लग रहा है कि हाई कोर्ट या दूसरे कोर्ट्स हैं उनके पास आप गए, आपको जो है न्याय नहीं मिला, हक नहीं मिला, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इस तरह के जो काम होते हैं, जो इस तरह के जो अपील होती है, वो जो है इसका काम होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसे सुनना और डिसाइड करना कि जजमेंट जो लिया गया है हाई कोर्ट के ज़रिए, दूसरे कोर्ट के ज़रिए, वो सही है या नहीं है। ठीक है। सच अपील कैन बी मेड इन 3 टाइप्स ऑफ केसेस। ये कह रहे हैं इस तरह के जो अपील होती हैं वो 3 तरह के केसेस में ली जाती हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल केस, एक है हमारा क्रिमिनल केस, एक है सिविल केस। कॉन्स्टिट्यूशनल केस की बात करें, इफ़ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट द मैटर नीड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देन एन अपील कैन बी मेड अगेंस्ट जजमेंट ऑन द हाई कोर्ट। मतलब अगर किसी हाई कोर्ट ने ये सर्टिफाई किया, ये बताया कि जो मैटर है इसे जो है कानून के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की ज़रूरत है इसके लिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की ज़रूरत होगी, इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होगी, तो जो अपील है वो जो है अगेंस्ट जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जा सकती है। वो अपील जो है जजमेंट अगेंस्ट जो हाई कोर्ट का जजमेंट है, जो हाई कोर्ट ने जो जजमेंट लिया है, जो फैसला लिया है, उसके अगेंस्ट जाके अपील की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट में फिर जो है ये बात की जा सकती है, केस किया जा सकता है, या सिंपल कह सकते हैं अपील की जा सकती है। सेकंड है क्रिमिनल केसेस, देयर कैन बी एन अपील टू सुप्रीम कोर्ट इफ द सेशन कोर्ट हैज़ एक्वेटेड एन एक्यूज पर्सन एंड हाई कोर्ट रिवर्स दैट ऑर्डर एंड सेंटेंस हिम और हर टू डेथ। ये कह रहे हैं अगर जो है किसी भी तरह, ये कह रहे हैं हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से अगर हमें लग रहा है कि सेशन कोर्ट जो है हमारा एक्यूटेड एन एक्यूज पर्सन है, सेशन कोर्ट हैज़ एक्यूटेड एन एक्यूज पर्सन, जो सेशन कोर्ट है जो उसने जो है एक्यूज पर्सन को एक्यूटेड किया है, एंड द हाई कोर्ट क्या, एंड द हाई कोर्ट रिवर्स दैट ऑर्डर,
एंड सेंटेंस हिम हर टू डेथ, और जो हाई कोर्ट है उसने अपने ऑर्डर को रिवर्स कर दिया है, बदल दिया है, और उसे जो है मौत यानी डेथ तक उसे भेजा जा रहा है। इन सच केसेस एन अपील कैन बी मेड टू सुप्रीम कोर्ट, तो इस केसेस में जो अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट से की जा सकती है। हो सकता है किसी इंसान ने काम गलत किया हो और उसकी जगह दूसरे इंसान को फंसाया जा रहा हो या उसे सज़ा दी जा रही हो, तो वो क्रिमिनल केसेस, इस तरह के जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो हाई कोर्ट से जाकर वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है। थर्ड है सिविल केसेस। इफ़ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट द केस इज फिट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट देन एन अपील अगेंस्ट सिविल केस कैन बी सेंट। ये करें अगर हाई कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया कि ये जो फिट केस है वो जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए फिट है, ठीक है, कि वहाँ पर जाके आप, कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं जो कि कुछ केसेस जो है वहाँ पर नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, तो उसे जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भेज दिए जाते हैं, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से वो खुद ब खुद ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। फिर है हमारा एडवाइजरी फंक्शन। एडवाइजरी फंक्शन क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए एडवाइजरी फंक्शन। इफ़ एट एनी टाइम इट अपेयर्स टू द प्रेसिडेंट दैट a matter of public importance or a question of law has arisen or is likely to arise and it is expedient to obtain the opinion of the Supreme Court, he may refer the question to the court for consideration and as the highest court in the country। चलिए पहले 1 बाय 1 कर लेते हैं, वरना ये तो पूरा लास्ट में फुल स्टॉप है। ये करें अगर किसी भी टाइम अगर ऐसा लगता है, ये अपेयर होता है प्रेसिडेंट के पास कि जो मैटर है पब्लिक इंपॉर्टेंस का और ये जो क्वेश्चन है लॉ का हैज़ अराइजन, किसी भी कानून का यह क्वेश्चन है अराइज हुआ है और इज़ लाइकली टू अराइज, और अराइज होने वाला है, ऐसा लग रहा है कि अराइज होगा, एंड इट इज़ एक्सपेडिएंट, क्या इट इज़ एक्सपीडियंट टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो इसके लिए जो है ये ज़रूरी हो जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले। ही में रिफर द क्वेश्चन टू द कोर्ट फॉर कंसिडरेशन, तो वो क्या कर सकते हैं, वो क्वेश्चन के लिए जो है ही में रिफर टू द क्वेश्चन टू द कोर्ट फॉर कंसिडरेशन एंड हैज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री, जैसे कि हमें पता है कि हाईएस्ट कोर्ट है हमारे कंट्री का, वहाँ पर या कोर्ट के पास जो है वो इस तरह के क्वेश्चन जो है कंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। द सुप्रीम कोर्ट गिव्स लीगल एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन एनी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो है क्या करेगा, लीगल एडवाइस देगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कोई भी लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है रिफर टू इट, मतलब अगर मान लो किसी भी तरह का कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आया, मामला आया, तो प्रेसिडेंट ने अगर उससे पूछा, नहीं पूछा, तो पूछने पर या उस पे अगर कोई इसी तरीके से कोई उसके पास हाईएस्ट कोर्ट के पास या हाई कोर्ट हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ऐसा केस आया, तो वो उसे जो है एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को। हाउएवर द एडवाइस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ये कह रहे हैं यहाँ तक कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस है वो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट पर बाइंड हो गई है कि उसे करना ही करना है, वो बस एडवाइस देगा, अब वो उसके ऊपर काम करना है, वो उसकी मर्जी है, ठीक है, प्रेसिडेंट की मर्जी है, अगर उसे सही लगता है तो हो सकता है वो उसी पर चले, हो सकता है ना चले, ठीक है, हो सकता है उसकी एडवाइस उसे पसंद ना आई हो। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन कौन है, गार्डियन लिखा है, गार्जियन मतलब बचाने वाले, रक्षक, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज द गार्जियन एंड फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा वो गार्जियन माना जाता है और फाइनल इंटरप्रेटर माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फाइनली जो सारे जो केसेस सॉल्व होते हैं, जो सारे मुद्दे, जो भी किसी भी तरह का टॉपिक है, अगर वो कहीं पर भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो लास्ट स्टेज होती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इफ द गवर्नमेंट पासेज एनी लॉ और इशू एनी ऑर्डर विच इज इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर दैट लॉ और ऑर्डर एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये करें अगर कोई भी गवर्नमेंट है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट के पास खूब पावर होती है, ठीक है, अगर उसने कोई ऐसा लॉ पास कर दिया या कोई इशू पास कर दिया है जिसमें क्या है, एनी ऑर्डर विच इज़ इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा उसकी हम कह सकते हैं सिंपल बेअदबी हो रही है या उसे जो है वायलेट किया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो है उसके पास ये पावर है टू डिक्लेयर द लॉ और ऑर्डर एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि वो जो है उस लॉ और ऑर्डर को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे, उसके पास ये पावर है। अगर किसी भी गवर्नमेंटल बॉडी ने, गवर्नमेंट ने कैसा भी ऐसा भी अगर लॉ पास कर दिया या कोई इशू कर दिया, जो कि कोई भी लॉ या इशू पास कर दिया या ऑर्डर इशू कर दिया, मतलब सिंपली इशू पास कर दिया नहीं, मतलब ऑर्डर इशू कर दिया, तो इस तरीके का अगर जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसकी बेअदबी हो रही है, उसके अंडर में काम नहीं है, वो लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आ रहा है, उसके खिलाफ है, तो अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट ने काम किया है, ऐसा लॉ बनाया है, ऐसा ऑर्डर इशू किया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, उस अपनी पावर को इस्तेमाल करके, उसके पास इतनी पावर होती है कि उस लॉ को, उस ऑर्डर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकती है, डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है, और उस पर रोक लगा सकती है। प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्टर, द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो एक्ट एज गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन,
हम जो है सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट भी कहते हैं, ये गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, एडवाइजरी फंक्शन भी इसी का है जो हम सारे पढ़ रहे हैं टॉपिक। तो प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट कौन है? हमारे यही सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो एक्ट्स एज गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे सिटीजन जो है हमारे देश के नागरिक हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका गार्जियन के तौर पर काम करता है। ऐसा लगता है वो गार्जियन है, उसे सेव करने वाला है, उनको गार्ड करने वाला है। व्हेन अ फंडामेंटल राइट ऑफ एनी सिटीजन इज़ वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट और एनी इंडिविजुअल, ये करें कभी भी कोई भी फंडामेंटल राइट किसी भी सिटीजन का वायलेट किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट या इंडिविजुअल, मतलब चाहे कोई वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो या कोई भी इंसान ही क्यों ना हो, चाहे दूसरा सिटीजन ही क्यों ना हो, ही कैन सीक द प्रोटेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। तो वो इंसान जिसके फंडामेंटल राइट्स को उछाला जा रहा है, जिसके फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जिसके फंडामेंटल राइट्स को, उसके हक को, हुकूक को नहीं दिया जा रहा है, छीना जा रहा है, ठीक है, तो उस तरीके के मतलब अगर ऐसा काम उसके साथ हो रहा है, ठीक है, उसके फंडामेंटल राइट्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो वो जो है प्रोटेक्शन मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से अपने फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू इशू रिट्स लाइक, ये कह रहे हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल कोर्ट हैं, उसके पास पावर होती है इन इशू पर, जैसे कि रिट ऑफ हैबीज कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडमस, रिट ऑफ प्रोहिबिटेशन एक्सेट्रा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। और यहाँ जो वर्ड यूज़ हुआ है बच्चों रिट, इसका मतलब होता है कानून, ठीक है, रिट ऑफ मैंडमस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन एक्सेट्रा, रिट ऑफ हैबीज कॉर्पस, ये सब हमारे क्या हैं, इस तरह के कानून होते हैं, इसके पास ये पावर होती है कि इस तरह के ये जो है इशू कर सकती है, ठीक है। चलिए, रिट्स मतलब कानून, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, मतलब जो फंडामेंटल राइट है सिटीजन के, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। पेज नंबर 182 ओपन करिए। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, a court of record is one wherein judgment are recorded for evidence and testimony which can be quoted as precedent to other such cases। ये कह रहे हैं अगर हम रिकॉर्ड की बात करें, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एक ऐसी वो है जहाँ पर जजमेंट जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं फॉर एविडेंसेस के लिए एंड टेस्टिमनी, मतलब जो सबूत हैं उसे जो है, अगर हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करें तो ऐसी जगह या वो प्लेस जहाँ पर जजमेंट हमारे जो है रिकॉर्डेड के तौर पर रखे जाते हैं, एविडेंस के तौर पर, टेस्टिमनी के तौर पर रखे जाते हैं, विच कैन बी कोटेड एज प्रेसिडेंट्स टू अदर सच केसेस, जो कि अदर दूसरे केसेस के लिए कोर्ट जो है बाद में उसे एज अ प्रेसिडेंट जो है कोट कर सकें, मतलब यूज़ हो सकते हैं वो बाद में भी। द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो एंजॉयज द पावर टू फाइन और इम्प्रिजन फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो एंजॉयज पावर टू फाइन और इम्प्रिजन फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये भी पावर है कि वो किसी पर फाइन लगा सकती है और उसे इम्प्रिजन भी कर सकती है, ठीक है। उसके बाद ये है यहाँ पर स्पेशल लीव टू अपील, स्पेशल लीव टू अपील, अब ये क्या है, द सुप्रीम कोर्ट में ग्रांट स्पेशल लीव इन एनी केस और मैटर, ये कह रहे हैं जो इस सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी तरह की स्पेशल छुट्टी यानी लीव दे सकती है किसी भी केस में या किसी भी मैटर में। द एग्रीव्ड पार्टी में अप्लाई फॉर स्पेशल लीव इन सिविल केस और इन क्रिमिनल केसेस, इन इनकम टैक्स केसेस एंड इन केसेस, ये जो एग्रीव पार्टी है वो जो है अप्लाई कर सकती है स्पेशल लीव, जैसे कि सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में, इनकम टैक्स केसेस में, एंड इन केसेस विच कम अप फॉर हियरिंग बिफोर डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्ट्स, ये कह रहे हैं या उस तरीके के केस जो कि सुनवाई में आए हों बिफोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोर्ट्स, मतलब अलग अलग तरह के कोर्ट्स से पहले जो हेयरिंग जिसकी होने वाली हो, ठीक है, कम अप फॉर हेयरिंग, जो कि हेयरिंग के लिए आ रहे हो, सुनवाई होने वाली हो, इस तरह के केसेस में वो जो है स्पेशल लीव क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, अपने खुद के जजमेंट को रिव्यू करने की उसके पास पावर है। पहला क्या है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 137 द सुप्रीम कोर्ट, क्या अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 137, जो आर्टिकल 137 है इसके हिसाब से जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर है कि वो रिव्यू कर पाए अपने खुद के प्रीवियस जजमेंट को, एंड दस कैन रिवर्स इट्स अर्लियर डिसीजन एंड गिव न्यू वन, कि वो किस वजह से रिव्यू कर पाए कि वो जो उनका पुराना डिसीजन है, अर्लियर डिसीजन था उनका, उसे जो है रिवर्स कर पाए और नया डिसीजन दे पाए, ठीक है। हो सकता है उससे ही कोई गलती हुई हो तो वो अपने प्रीवियस जजमेंट को जो है क्या करते हैं, वो प्रीव्यू करते हैं, अपने पुराने जजमेंट को रिव्यू करते हैं, देख सकते हैं, उसके पास ये पावर है और उसे अपने अर्लियर डिसीजन को चेंज करके नया डिसीजन बना सकते हैं। अब यहाँ पर है हमारा फिर हाई कोर्ट शुरू हो गया हमारा। अब इसमें देखिए हाई कोर्ट में इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है।
जुडिशियल रिव्यू इफेक्ट ऑफ इंडिया है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं इसमें क्या है। द टर्म जुडिशियल रिव्यू वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय अमेरिकन चीफ जस्टिस मार्शल इन 1983। ये कह रहे हैं जो जुडिशियल रिव्यू जो वर्ड है, ये जो टर्म है जुडिशियल रिव्यू, ये जो अमेरिका के एक चीफ जस्टिस थे जिनका नाम था मार्शल, उन्होंने 1983 में ये वाला टर्म दिया था जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू एज इट हैज़ इवॉल्व इन द यूएसए, ये कह रहे हैं जैसे कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है, जैसे कि ये यूएसए में इवॉल्व हुआ था। मीन्स द पावर ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट, इसका मतलब होता है कि हाईएस्ट कोर्ट की पावर, जुडिशियल रिव्यू का मतलब हाईएस्ट कोर्ट की पावर। फिर यहाँ पर है दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू फाइनली प्रोनाउंस अपॉन द लीगलिटी और अदरवाइज ऑफ अ लेजिस्लेटिव एक्ट वेदर इट कन्फर्म और डज नॉट कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कह रहे हैं मतलब इसका सिंपल सा है कि जो हमारा फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रोनाउंस करेगी जो हमारी लीगलिटी है या अदरवाइज लेजिस्लेटिव एक्ट है, चाहे वो कन्फर्म हो या कन्फर्म ना हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। The Supreme Court, by virtue of this judicial review, plays its role as guardian and final interpreter of the Constitution। और इसी जो जुडिशियल रिव्यू की वजह से जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो जो है बाई वर्च्यू ऑफ दिस जुडिशियल रिव्यू वो एक जो है एक रोल प्ले करती है जैसे कि गार्जियन और फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो वही जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन और फाइनल इंटरप्रेटर के तौर पर एक ऐसा रोल प्ले करती है। The minimum number of judges to hear and decides a case involving interpretation of the review is 5। ये कह रहे हैं अगर हम मिनिमम नंबर ऑफ जजेस की बात करें कि वो सुनवाई के लिए, सुनने के लिए और डिसाइड करने के लिए केसेस, कोई भी किसी तरह का डिसीजन लेने के लिए या सुनने के लिए जो मिनिमम नंबर के जजेस होते हैं, डिसाइड अ केसेस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिव्यू इज़ 5, वो कम से कम 5 होते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा बच्चों यहाँ पर हमारा जो है हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर SS2 कोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है हाई कोर्ट, उसके बाद है हमारा SS2 कोर्ट्स। ये दोनों टॉपिक बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि अगर हम इस पार्ट में करेंगे तो ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी और थोड़ा सा यहाँ पर रह गया है। उसके बाद जितनी भी हमारी एक्सरसाइजेज हैं वो भी हम नेक्स्ट ही पार्ट में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारा यहाँ पर पार्ट कंप्लीट हो गया है। पार्ट कौन सा स्टार्ट हुआ था? पार्ट स्टार्ट हुआ था 7। कौन सा पार्ट हुआ था स्टार्ट? 7। और यहाँ पर अब ख़त्म कौन सा होगा हमारा? हाई कोर्ट से पहले पार्ट नंबर 7 कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर आप लिख लिए पार्ट 7 कंप्लीटेड। इसीलिए हमने ये थोड़ा फैक्टोपीडिया पढ़ा दिया कि हमारा टाइम हो जाए, और ये वाला हम अब नेक्स्ट में ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा पार्ट नंबर 7 जो है हमारा ये कंप्लीट हो गया, तो मैं लिख दे रहा हूँ पार्ट 7 कंप्लीटेड। आप भी अपनी बुक में यहाँ पर लिख दिए पार्ट 7 कंप्लीटेड। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ से हाई कोर्ट जो है हमारा यहाँ पर पार्ट नंबर 8 स्टार्ट होगा, तो यहाँ लिख लिए पार्ट 8 स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 8 स्टार्ट्स होगा, तो यहाँ पर पार्ट 8 स्टार्ट लिख लिए यहाँ पर। ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे, पार्ट नंबर 8 जो है आपका नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे। अब जल्दी से इसके कंटेंट पे आइए बच्चों। ये पार्ट 7 और 8 में है, तो हम यहाँ पर पार्ट दोनों यहाँ पर लिख देते हैं। सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 द जुडिशरी पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 में है। पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हो गया है हमारा, पार्ट नंबर 1 बाकी रह गया है जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। सिलेबस तो ऑलरेडी आपको बता रखा है। सो नेक्स्ट टाइम हमारा जो लास्ट पार्ट बचा है वो करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम।